हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल गुड हेल्थ क्लासेस पर। तो हम लोग हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला टॉपिक कर रहे हैं और वर्णमाला में भी हम लोग स्वर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वर में मैं आप लोगों को बता चुकी कि जो हमारे स्वर है वे कौन कौन से होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, कब 11 होती है और कब 13 होती है। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो भाई जो स्वर है, एक तो होता है कि स्वरों का उच्चारण स्थान, एक होता है स्वरों को मुंह के खुलने की स्थिति पर कितने प्रकार में बांटा गया है। तो वो किसी बुक में कुछ दे रखा है, किसी बुक में कुछ दे रखा है। जैसे संवर्त, अर्ध संवत स्वर, व्रत स्वर, अधव्रत स्वर। तो इसमें होता है कि जहां मुंह खोलने में कम समय लगता है या फिर उससे ज्यादा, इस तरीके से कुछ होता है। तो ये हर बुक में आपको हर अलग अलग तरीके से मिलेंगे। तो वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है कि अद्र स्वर कौन सा है, अद्र संवर्त स्वर कौन सा है। ठीक है, तो उसी में ही हम बोल सकते हैं कि स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का जो उच्चारण स्थान है, कौन से स्वर का कौन सा उच्चारण स्थान है। यानी कि जब हम स्वर बोलते हैं, कौन से स्वर को बोलते समय मुख का हम कौन सा स्थान यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। सॉरी गाइस, स्वरों का उच्चारण स्थान देखिए भाई, ये हुआ वर्ण, ये हुआ वर्ग और ये हुआ उच्चारण स्थान। ठीक है, जैसे देखो भाई, इसमें एक सबसे अच्छी बात है, अगर हम भूल भी जाते हैं तो हम स्वरों को प्रैक्टिकली बोल के देख लेंगे। जैसे ए आ, तो कौन सा स्थान यूज हो रहा है इसमें, इसमें यूज हो रहा है, देखिए वर्ण लिए हमने ए आ, तो कंठ से हो रहा है ना, ए आ कंठ से निकल रहा है ना, तो उच्चारण स्थान होगा इसका कंठ से। ठीक है, अब आगे ई, देखो ई पता चल रहा है ना, तालव्य ई जो हमारी जीभ है यहां से फैल जा रही है ना, ई। ठीक है, तो इसलिए ये हुआ तालु से, जो इसका उच्चारण स्थान है तालु से, और जो इसका वर्ग है वर्ग होगा तालव्य। चलिए अब ऊ देखिए, ऊ कैसे हो रहे हैं हमारे होठ, ऊ तो पता चल रहा है ना, वर्ण कौन सा है ये, ऊ। वर्ग किस में आएगा, ओष्ठ। उच्चारण स्थान क्या होगा, होठों से। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए री, बोल के देखो री। जीभ कहाँ लग रही है, जाके यहाँ ऊपर लगती है ना, तो इसको बोलते हैं मूर्धन्य। तो जो इसका उच्चारण स्थान है क्या हुआ, मुर्दा से। देखो बोल के देखो री, जीभ ऊपर टच हो रही है ना जाके, री। ठीक, तो ये क्या हुआ, मूर्धन्य, मुर्दा से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए आई, कंठ तालव्य, कंठ एवं तालु से। अब भाई आप लोगों को इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो आप लोग ये चार याद रखो, बस ये चार याद रखो। अब जैसे ये दिया, इसमें ए दिया, अब ये ए है हमारा, ए कहां से हुआ, कंठ से, ए प्लस ये क्या हुआ, ए बोल के देखना, ए प्लस ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए। तो आप इन चारों को याद रखो। देखो ए का कौन सा था, कंठ, ई का कौन सा था, तालव्य। तो क्या होगा, कंठ और तालव्य, यानी कि कंठ एवं तालु से हुआ। अब दूसरा देखो ओ दिया, जो ये है ये किससे मिलकर बनता है, ए के साथ ऊ मिलकर ओ बनता है, ओ। तो जो हमारा ए है, ए का इनसे भूलता है, ए का जो उच्चारण स्थान है, बोल के देखो ए कंठ हुआ ना, तो कंठ, ऊ होठ, तो कंठ ओष्ठ। तो जो इसका उच्चारण स्थान है क्या होगा, कंठ एवं होठ। तो आपको कौन से याद रखने हैं, ये चार याद रख लो, बस ये चार याद रख लो। देखो ए आ, कंठ से बोला तो उच्चारण स्थान क्या होगा इसका, कंठ, कंठव्य या फिर कंठ भी बोल देंगे। ई तालव्य हुआ वर्ग, और जो इसका उच्चारण स्थान है तालु। अब यहां देखो ऊ होठ, देखो कैसे बन रहा है, ऊ। तो क्या हुआ, ये वर्ग हुआ, ओष्ठ है, और जो उच्चारण स्थान हुआ वो हुआ होठों से। ठीक है, अब यहां देखो री का जीभ लग रही है, ऊपर लग रही है ना जाके, तो वर्ग हुआ मूर्धन्य, और जो इसका उच्चारण स्थान है वो हुआ मूर्धा से। ठीक है, अब ये चार याद रख लो, ये दो तो ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे, क्योंकि जब हम ए के साथ ई को जोड़ते हैं तो ए बनता है, क्या बनता है, ए बनता है।
तो ए का जो उच्चारण स्थान है, ए का वो कौन सा है, कंठ। ई का कौन सा है, ई कौन सा है इसका, इसका है तालव्य। तो ए और ई को मिलाकर बना ए, तो कंठ और तालव्य क्या हुआ, कंठ एवं तालु से। ठीक है, अब यहां देखो ओ किस किस से मिलकर बनता है, ए प्लस ऊ। ए कहीं से बोला कंठ से, ऊ कहीं से बोला होठ से, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान हुआ कंठ एवं होठ। ठीक है, याद रख लोगे। इसमें देखो क्वेश्चन किस तरीके से देगा, वो दे देगा आप लोगों को, ये दे देगा आप लोगों को ए, और ऑप्शंस दे देगा आप लोगों को 4 दे देगा, कंठ तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ तालव्य, जैसे 4 दे दिए, ये दे दिया आपको, ये वर्ण दे दिया, और इसमें पूछ लेगा आपसे कि इसका उच्चारण स्थान बताओ। तो उच्चारण स्थान क्या होगा, ए में कौन सा होगा, 2 के मेल से बना, ये कंठ से बना और तालव्य से बना, तो इसलिए कंठ एवं तालु से। ठीक है, या फिर दे देगा आपको छोटी दे देगा या बड़ी दे देगा, आपसे वर्ग भी पूछ लेगा कि ये किस वर्ग का वर्ण है, तो ई किसका है, तालव्य का, उच्चारण स्थान क्या है, तालु से। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रख लोगे इसे। चलिए इसी तरीके से नोट कर लो, और भाई ये जो है ना, ये 4 याद रख लो, ये 2 तो ऑटोमेटिक ही रह जाएंगे, क्योंकि जो ये 2 हैं ये ए के साथ ई और ऊ मिलकर बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इसको रख कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से नोट कर लो सभी अपनी कॉपी में। चलिए ये तो था स्वरों का उच्चारण स्थान, यानी कि उच्चारण स्थान से स्वरों को किस किस वर्ग में रखा गया है। ठीक है, अब हम लेते हैं उच्चारण काल के आधार पर, जो उच्चारण काल है उसके आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वर। चलिए अब देखते हैं हम लोग उच्चारण काल के आधार पर स्वर, ये कैसे होंगे। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा हुआ प्लुत स्वर, चलिए भाई अब आप लोग एक चीज देखिए, ए, आ, ये वाला। अब भैया आप लोग देखो इसमें, ये ए हुआ, ये आ हुआ और ये आ हुआ, ये सबसे छोटा, ये इससे बड़ा, ये इससे भी बड़ा। अब भाई आप लोग एक बात बताओ मुझे, मैं एक बार इन दोनों में लिख देती हूँ इसमें कौन कौन से स्वर आएंगे। ठीक है, ई, ऊ और री, इसमें आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये हुए। अब भाई 4 तो हो गए इसमें, 4 इसमें आ गए, 7 इसमें आ गए, 4 और 7 दोनों मिलकर कितने हुए, 11 हुए ना। और मैंने आप लोगों को क्या बताया है, सामान्यतः या फिर मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब जब हमारे 11 स्वर इधर आ गए तो भाई फिर प्लुत स्वर के लिए क्या बचा, जब कुछ बचा ही नहीं तो फिर हम हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर को क्यों ले रहे हैं, बताओ भाई। जो ये हमारा प्लुत स्वर है, हम जब ये चिन्ह लगाते हैं ना, ये प्लुत चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है कि स्वर को और लंबा खींचो। जैसे राधा, देखिए ये तो हुआ राधा, ये हुआ राधा, यानी कि जब ये प्लुत चिन्ह आ जाता है इसका मतलब है कि इस शब्द को और लंबा खींचो। अब भाई ये शब्द बना ना कि वर्ण बना। ठीक है,
तो इसलिए जो हमारा प्लुत स्वर है ना, प्लुत स्वर होता तो है लेकिन कहां होता है ये प्लुत स्वर? ये प्लुत स्वर हमारा व्याकरण की, सॉरी, ये जो हमारा प्लुत स्वर है वो संस्कृत की व्याकरण में होता है, ना कि हिंदी की व्याकरण में। ठीक है, जो हमारे कामता प्रसाद जी है उन्होंने अपनी बुक में साफ साफ लिखा है कि जो प्लुत स्वर है ये संस्कृत में प्रयोग होता है, ना कि हिंदी व्याकरण में। ठीक है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और उसमें प्लुत स्वर को ठीक मानता है आयोग, तो फिर हम आयोग को चैलेंज कर सकते हैं। किसके आधार पर चैलेंज कर सकते हैं? जो महान विद्वान है कामता प्रसाद, उनके आधार पर, उनकी बुक के आधार पर हम आयोग को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो हमारा प्लुत स्वर है ये हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं होता है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत केवल ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होता है। हालांकि हम भी अब तक इनको मानते हुए आए हैं, लेकिन जब आपको मैंने दिखा दिया कि भाई जो हमारे ह्रस्व स्वर है 4 स्वर तो इसमें आ गए और 7 स्वर इसमें आ गए, तो भाई फिर प्लुत स्वर के लिए बचा क्या? अब आप बोल दोगे कि 2 स्वर और बचे हुए हैं। ये भाई ये हमारे जो स्वर हैं ये स्वर में भी काम करते हैं और ये व्यंजन में भी काम करते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह बोला गया है। यानी कि वे स्वर जो व्यंजन को उच्चारित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको अयोगवाह बोला जाता है, और इन दोनों को ही स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी बोला गया है। ठीक है, या फिर इन दोनों को ही वर्णों के बीच की कड़ी भी बोला गया है, इसलिए हम इनको इनमें नहीं रखते। ठीक है, यहां इसीलिए हमने यहां पर 11 स्वर बताए हैं। तो भाई जब 11 स्वर हमारे इन 2 स्वरों में आ गए तो फिर प्लुत स्वर हिंदी व्याकरण में कैसे आया? बताओ भाई। अब अगर इसका नाम है तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं है, बिल्कुल है, लेकिन कहां है? ये संस्कृत के अंतर्गत है। ठीक है, संस्कृत की जो व्याकरण है और हिंदी की व्याकरण है वो सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, इसलिए ये हमारा कहाँ है? ये हमारा संस्कृत में है, याद रखेंगे। चलिए भाई, हो गया ये हमारा उच्चारण काल के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। जो हमारा ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर भी बोला गया है। ह्रस्व स्वर और मूल स्वर। और जो दीर्घ स्वर है इसको हम लोग बड़ा स्वर भी बोलते हैं। अगर इसको बड़ा स्वर बोला तो इसको क्या बोला? इसको छोटा स्वर, छोटा स्वर। अब देखिए इनकी डेफिनेशन। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों को उच्चारित करने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है ना, कम समय लगने के कारण ही हम लोग इसे छोटा स्वर भी बोलते हैं। अब दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को उच्चारित करते समय ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगता है, या ह्रस्व स्वर के मुकाबले दुगना टाइम लगता है, या ह्रस्व स्वर के मुकाबले ज्यादा समय लगता है, तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है भाई, ह्रस्व, लघु, मूल कितने हुए? 4। दीर्घ स्वर कितने हुए? 11 में से 4 निकाल के कितने बचे? 7 बचे। ठीक है, इसलिए याद रख लेंगे। और मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी कराया है कि जो हमारे मूल स्वर है ना वे 4 होते हैं। अब जब मैंने यहां पे लिख दिया कि ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, तो समझ जाओ जो मैंने आप लोगों को मूल स्वर में करा रखे हैं वे ये 4 हैं। ठीक है, जो हमारा प्लुत स्वर है ये संस्कृत के अंतर्गत होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। भाई साथ के साथ नोट करते रहा करो, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक पूरा होने के बाद अब बात करते हैं हम लोग जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर
स्वरों को किस किस कैटेगरी में रखा गया है? जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर। चलिए भाई देखते हैं। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। देखिए भाई इनकी डेफिनेशन इन्हीं के नाम में है। कैसे? अग्र को क्या बोलते हैं? अग्र को क्या बोलते हैं भाई हम लोग? अग्र को अगला बोलते हैं ना, जैसे ये जीभ हो गई। अग्र का मतलब ये अगला भाग। अग्र स्वर जिन स्वरों को उच्चारित करते समय या जिन स्वरों का प्रयोग करते समय जीभ का अगला भाग प्रयोग किया जाता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं ये अग्रस्वर कौन कौन से हैं। बोल के देखो एक बार, प्रैक्टिकली करके देखते रहो साथ के साथ। ई किस किस में अगला भाग प्रयोग होता है? री, ए, आए। अब मध्य स्वर ए। अब लेते हैं पश्च स्वर, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। देखो भाई और भी रहा कोई स्वर? आ गए ना सारे स्वर? चलिए भाई अब देखते हैं इनको कैसे। भाई इनको रटने से अच्छा है आप लोग प्रैक्टिकली बोल बोल के देख लो। देखिए भाई जैसे ये है ई, ई कर रही है ना, री काम कर रहा है ना, जीभ का अगला भाग। जो हमारी ये जीभ है ये ऊपर लगती है ना जाके, री जोर पड़ रहा है ना जीभ के अगले हिस्से पर। ए पता चल रहा है ना, ये यहां आकर दांत पर जोर दे दिया, ए तो जो अगला भाग है ये दांत पर रुककर ऐसे यहां नीचे वाले हिस्से पर ए रुक रहा है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं अग्रस्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग प्रयोग किया जाता है उसे अग्रस्वर बोलते हैं। ठीक है, अब मध्य स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है या जीभ के मध्य भाग पर जोर पड़ता है या जीभ का मध्य भाग प्रभावित होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे बोल के देखो ए पता चल रहा है ना, जीभ के बीच का जो हिस्सा है ए, ठीक फैल सी रहा है ना ये ए। अब यहां पे देखो पश्च स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग प्रभावित होता है या फिर जीभ के पिछले भाग का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं पश्च स्वर। पश्च माने पिछला, ठीक है ना, ये पीछे का भाग प्रभावित होता है तो उसे पश्च स्वर बोलते हैं। बोल के देखो आ, पता चल रहा है ना ये पिछला हिस्सा फैल रहा है, आ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे हमारे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो बाकी के स्वर बचे हुए हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर ले, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को व्यंजन भी करने हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो करवाती हूँ साथ के साथ एक तो नोट करते रहो और साथ के साथ ज्यादा नहीं बस 5 मिनट रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।